पाठ चल रहा है अपना चौथा, जिसमें हम जान रहे थे तुर्क आक्रमण को। कल हमने जहां तक जाना था आज हम उससे आगे जानेंगे। राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक जिनका नाम हमीर चौहान था, जो रणथंभोर के चौहान वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। उनके समय राजस्थान पर तुर्क आक्रमण हुआ और उस तुर्क आक्रमण का नेतृत्व अब की बार दिल्ली का खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। तो यहाँ हम तुर्क आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला आक्रमण हमीर चौहान के समय हुआ। हमीर चौहान रणथंभोर के शासक थे। इनसे संबंधित जानकारी हम पहले जान चुके हैं। कल हमने जहां तक जाना था आज हम उससे आगे जानेंगे। कल हमने जलालुद्दीन खिलजी के दोनों आक्रमण जाने, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी असफल हुआ। उसके बाद में उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा बना। 1296 में दिल्ली का राजा बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया। कल हमने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभोर पर आक्रमण करने के कारण भी जान लिए थे। उन कारणों में जो पांचवा कारण था, ये कारण थोड़ा विवादास्पद कारण माना जाता है। कुछ इतिहासकारक उस पांचवें कारण को असत्य मानते हैं, तो कुछ इतिहासकारों ने पांचवें कारण को स्वीकार भी किया है। पांचवा कारण था हमीर चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना। अलाउद्दीन खिलजी के दो विद्रोही थे, मीर मोहम्मद शाह और केहबरू, जिसको एक टाइम पर हमीर चौहान ने शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों विद्रोहियों को हमीर चौहान से मांगा था, लेकिन हमीर चौहान एक शरणागत शासक होने के कारण उन दोनों विद्रोहियों को लौटाने से मना कर देता है, जिसके फलस्वरूप ही आगे जाकर रणथंभोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभोर पर जो आक्रमण था, उस अभियान को हम विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो ध्यान दें, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, हमीर चौहान रणथंभोर का शासक, उसको हम जानेंगे। तो इसमें पहला जो अपना पॉइंट आ रहा है, पहले हम जानेंगे हमीर चौहान की प्रारंभिक सफलताएं। अपना पॉइंट है हमीर चौहान की प्रारंभिक सफलताएं। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर चौहान पर आक्रमण किया, तो शुरू में हमीर चौहान को सफलताएं मिली थी। पहले हम एक बार उन सफलताओं पर चर्चा करते हैं। हालांकि विस्तृत रूप से देखा जाए तो अंत में इस आक्रमण में जीत अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जीत से पहले शुरुआत में हमीर चौहान को इस आक्रमण में सफलताएं मिली थी। तो हम उन सफलताओं पर चर्चा करते हैं। हमीर चौहान की प्रारंभिक सफलताएं, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया, तो शुरू में हमीर चौहान को सफलताएं मिली। तो उन सफलताओं को हम जानते हैं। पहली सफलता है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1299 में प्रथम आक्रमण किया रणथंभोर के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण रणथंभोर के ऊपर 1299 में किया। पहले आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आया, बल्कि वो अपने दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को एक बड़ी सेना देकर रणथंभोर अभियान पर भेजता है। तो पहले आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, उनमें मैन सेनापति था उलुग खां और दूसरा था नुसरत
इन दो सेनापतियों को एक विशाल सेना देकर 1299 ईस्वी में रणथंभोर पर प्रथम आक्रमण करने के लिए भेजा गया। दोनों एक बड़ी सेना लेकर रणथंभोर पहुंचे तो वही रणथंभोर दुर्ग से पहले पड़ता है झाई का किला। झाई के किले को जीते बिना कोई भी आक्रमणकारी रणथंभोर दुर्ग तक नहीं पहुंच सकता था। तो सबसे पहले उलुग खां और नुसरत खां ने भी झाई के किले पर आक्रमण किया। झाई के किले पर हमीर चौहान की कम सेना ही रहती थी, तो उस वजह से उलुग खां और नुसरत खां ने 1299 में झाई के किले पर अधिकार कर लिया। झाई पर अधिकार। उलुग खां और नुसरत खां ने रणथंभोर के आगे जो किला पड़ता है झाई का किला, उस झाई के किले पर अधिकार कर लिया। अधिकार होने के बाद में जब हमीर चौहान को इस बात की खबर लगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना भेजी है रणथंभोर पर आक्रमण करने के लिए और उस सेना ने झाई के किले पर अधिकार कर लिया, तो हमीर चौहान ने भी तुरंत अपनी सेना तैयार की और अपने दो सेनापतियों को बड़ी सेना देकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के खिलाफ झाई की तरफ रवाना कर दिया। हमीर चौहान ने भी अपने दो सेनापति भेजे थे। उन दो सेनापतियों के नाम थे हमीर चौहान के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह। हमीर चौहान को जब झाई पर अधिकार की सूचना मिली तो हमीर चौहान ने धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना के खिलाफ भेजी। ये दोनों सेनापति अपनी सेना लेकर झाई के किले तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में खिलजी की सेना और हमीर की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में धर्म सिंह और भीम सिंह ने प्रखर वीरता का परिचय दिखाया, जिसकी बदौलत इस युद्ध में हमीर चौहान की सेना को जीत मिल गई और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो हार गई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार कर इस प्रथम आक्रमण में झाई के किले को छोड़कर वापस पीछे हट गई और हमीर चौहान का पहली बार में झाई के किले पर पुनः अधिकार हो गया। दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराकर हमीर चौहान की सेना ने यानी धर्म सिंह और भीम सिंह ने झाई के किले पर अधिकार कर लिया और उलुग खां और नुसरत खां अपनी सेना के साथ पीछे हट गए। थोड़े समय बाद में धर्म सिंह ज्यादातर सैनिकों को और खिलजी की सेना को हराने पर जो धन प्राप्त हुआ था उस धन को यानी लूट का सामान और कुछ सैनिकों को लेकर धर्म सिंह वापस रणथंभोर लौट गया। भीम सिंह कुछ सैनिकों के साथ झाई के किले पर ही रुक गया। धर्म सिंह सैनिक और लूट का सामान लेकर रणथंभोर लौट गया। इस बात की खबर जब उलुग खां और नुसरत खां को मिली कि धर्म सिंह बड़ी सेना लेकर वापस रणथंभोर लौट गया है, तो इन दोनों ने दोबारा से फिर झाई पर आक्रमण कर दिया। अब झाई पर भीम सिंह अकेला था, उसके साथ कुछ ही सैनिक थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर उलुग खां और नुसरत खां ने भीम सिंह की हत्या कर दी, यानी भीम सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और झाई पर दोबारा से उलुग खां और नुसरत खां ने अधिकार कर लिया। तो ये तो जानकारी थी अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण की। अब देखेंगे हम उसका दूसरा आक्रमण। 1298 ईस्वी में 1299 ईस्वी में ही 2-1 महीने बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दोबारा से फिर अधिकार कर लिया। झाई तक तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो चुका था। झाई पर अधिकार करने के बाद में अब की बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना वही उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हिंदू
वाटी क्षेत्र तक पहुंच गई। झाई के आगे पड़ता है हिंदू वाटी क्षेत्र। तो झाई पर तो अधिकार पहले आक्रमण में हो गया था। दूसरे आक्रमण में उलुग खां और नुसरत खां अपनी सेना के साथ में हिंदू वाटी क्षेत्र तक पहुंच गए। हिंदू वाटी क्षेत्र में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में वापस हमीर चौहान की सेना जीत गई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार कर वापस पीछे हट गई। तो दूसरे युद्ध में भी हमीर चौहान को जीत प्राप्त हुई। हिंदू वाटी क्षेत्र में खिलजी की सेना और हमीर चौहान की सेना के बीच में दोबारा लड़ाई हुई। तो दोबारा इस लड़ाई में हमीर चौहान की सेना जीत गई और उलुग खां और नुसरत खां अपनी सेना के साथ में वापस पीछे हट गए। उसके बाद तीसरा आक्रमण हुआ 1300 ईस्वी में। 1300 ईस्वी में वही सेनापति उलुग खां और नुसरत खां ने वापस और भी बड़ी सेना लेकर ये दोनों वापस दिल्ली से आ गए और तीसरी बार इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। तो तीसरे आक्रमण में भी अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आया था, वो अपने दोनों सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को ही भेजता है। अब की बार इनको और भी बड़ी सेना लेकर भेजा गया। तो इन दोनों ने तीसरा आक्रमण किया 1300 ईस्वी में। इस तीसरे आक्रमण में भी शुरुआत में इन्होंने झाई पर अधिकार कर लिया और झाई पर अधिकार करने के बाद में झाई पर अधिकार खिलजी की सेना का हो गया। खिलजी की सेना का झाई पर अधिकार हो गया। उसके बाद उलुग खां और नुसरत खां ने हमीर चौहान के पास एक संदेश भेजा। झाई पर अधिकार करने के बाद में तीसरे आक्रमण में डायरेक्ट हमीर चौहान के पास में उलुग खां और नुसरत खां ने संदेश भेजा। संदेश में लिखा हुआ था कि हमीर चौहान यदि रणथंभौर की कुशलता चाहता है तो वो खिलजी के दोनों विद्रोही मीर मोहम्मद शाह और केहबरू को लौटा दे। और दूसरी बात लिखी हुई थी कि हमीर चौहान की जो पुत्री है, पुत्री का नाम था देवलदे, उसका विवाह खिलजी के साथ कर दे, तब तो खिलजी की सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी, अन्यथा खिलजी की सेना रणथंभौर पर आक्रमण करेगी। इस प्रकार का संदेश हमीर चौहान के पास भेजा गया। संदेश में दो बातें लिखी हुई थी। पहली थी खिलजी के विद्रोहियों मीर मोहम्मद शाह और केहबरू को लौटा दिया जाए। और दूसरी जो बात लिखी हुई थी वह थी हमीर अपनी पुत्री देवलदे का विवाह खिलजी से कर दे। उलुग खां और नुसरत खां ने झाई पर अधिकार करने के बाद में संदेश भिजवाया हमीर चौहान के पास कि हमीर चौहान खिलजी के विद्रोहियों को लौटा दे और अपनी पुत्री देवलदे का विवाह खिलजी के साथ कर दे। इस संदेश को सुनने के बाद में हमीर चौहान एक वीर और पराक्रमी शासक था। उसने तुरंत ही संदेश के प्रति उत्तर में जवाब भेजा कि हमीर चौहान ना तो अपने शरणागतों को लौटाएगा और ना ही अपनी पुत्री का विवाह एक मुस्लिम शासक से करेगा। तो दोनों ही शर्तों को मानने से मना कर दिया। जब नुसरत खां और उलुग खां के पास जवाब आया तो इन दोनों ने झाई पर अधिकार करने के बाद अब की बार यानी तीसरे आक्रमण में डायरेक्ट रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर पर आक्रमण करने के बाद रणथंभौर का जो किला था, उस रणथंभौर के किले को चारों तरफ से नुसरत खां और उलुग खां की सेना ने घेर लिया।
किले के चारों तरफ विशाल प्राचीर थी। विशाल प्राचीर होने की वजह से, विशाल परकोटा होने की वजह से खिलजी की सेना जो उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में आई थी, वो सेना रणथंभौर के किले में प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन इस किले को चारों तरफ से घेर कर रही। लगभग 2 महीने तक घेरा डालने के बाद में भी उलुग खां और नुसरत खां को कोई सफलता नहीं मिली, तो अंत में उन्होंने रस्सियों के माध्यम से किले में प्रवेश करने की कोशिश की। जब नुसरत खां और उलुग खां किले के चारों तरफ घेरा डालकर पड़े रहे, उनको सफलता नहीं मिली, तो अंत में वो रस्सियों के माध्यम से किले में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। उस टाइम हमीर चौहान के जो सैनिक थे वो प्राचीरों पर खड़े थे, तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर लुढ़काए। उन पत्थरों से उलुग खां और नुसरत खां की सेना को भारी क्षति पहुंची और एक बड़ा पत्थर स्वयं नुसरत खां के सिर पर आकर लगा, जिसकी वजह से नुसरत खां घायल हो गया और कुछ समय बाद में नुसरत खां की मृत्यु हो गई। नुसरत खां की मृत्यु होने के बाद में खिलजी सेना का नेतृत्व उलुग खां ने किया, लेकिन उलुग खां भी नुसरत खां की मृत्यु के बाद में हतोत्साहित हो गया और अंत में उसने अपनी सेना को वापस दिल्ली लौटने का फैसला करके उलुग खां अपनी पराजित सेना को वापस दिल्ली लेकर लौट गया। तो इस प्रकार तीसरे आक्रमण में भी हमीर चौहान को जीत मिली और नुसरत खां तो मारा गया, उलुग खां पराजित होकर तीसरे युद्ध में भी वापस दिल्ली लौट गया। इसके आगे देखेंगे तो ये हमने जाना कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो शुरू में हमीर चौहान को सफलताएं मिली थी। वो सफलताएं 3 पॉइंटों में है, प्रथम आक्रमण, दूसरा आक्रमण और तीसरा आक्रमण, जिसमें हमने हमीर चौहान की प्रारंभिक शुरुआती सफलताओं को जाना है। अब हम इससे आगे देखेंगे। स्वयं खिलजी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण 1300 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां द्वारा तीसरी बार रणथंभौर पर आक्रमण किया गया, जिस आक्रमण में हमीर चौहान ने नुसरत खां को मार दिया। उलुग खां पराजित होकर वापस दिल्ली लौट गया। जब खिलजी को इस बात की सूचना मिली कि उसका सेनापति नुसरत खां मारा गया है और उलुग खां निराश होकर वापस लौट आया है, तो खिलजी काफी क्रोधित हुआ और अब की बार उसने निश्चय किया कि वो स्वयं एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करेगा। तो 1301 ईस्वी में स्वयं खिलजी अब की बार एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर की तरफ कूच करके गया और 1301 ईस्वी में स्वयं रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें प्रवेश करने का मार्ग ढूंढता रहा, लेकिन रणथंभौर एक अभेद्य और मजबूत किला था जिसको तोड़ना किसी भी सेना के लिए आसान कार्य नहीं था। तो रणथंभौर के दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी की सेना नहीं तोड़ पाई और अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाई। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 6 माह तक रणथंभौर के किले के चारों तरफ घेरा डालकर पड़ा रहा, वो किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया।
दूसरी तरफ हमीर चौहान की सेना पूर्ण तैयारी के साथ किले के अंदर रही। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए और हमीर चौहान की सेना अंदर ही अपनी तैयारी करती रही। खिलजी की सेना बाहर रणथंभौर के किले के बाहर ही रही। जब 6 महीने तक भी कोई सफलता नहीं मिली तो खिलजी की सेना में निराशा छाने लगी। इस चीज को देखकर खिलजी ने अब की बार छल कपट का सहारा लिया। छह माह तक घेरा डालने पर भी खिलजी को निराशा ही मिली। छह माह तक घेरा डालने के बाद में भी खिलजी को निराशा मिली तो अंत में उसने छल कपट का सहारा लिया और एक दूत को हमीर चौहान के पास भेजा गया। दूत द्वारा कहा गया कि खिलजी हमीर चौहान से संधि करना चाहता है, उसका उद्देश्य रणथंभौर पर आक्रमण करना नहीं है। तो संधि के लिए हमीर चौहान स्वयं उसके पास आए। हमीर चौहान उसके छल कपट से अनजान था। हमीर चौहान ने अपने 2 विश्वास पात्र सेनापति जिनके नाम थे रणमल एवं रतिपाल, रणमल और रतिपाल नाम के 2 सेनापति थे। इन 2 सेनापतियों को हमीर चौहान खिलजी के पास भेजता है शांति वार्ता करने के लिए। जब ये दोनों सैनिक खिलजी के पास गए तो इन दोनों को खिलजी ने लालच दिया कि यदि ये दोनों इस युद्ध में खिलजी का साथ देते हैं तो खिलजी इन दोनों को रणथंभौर का शासक बना देगा, रणथंभौर का किला इन दोनों को सौंप दिया जाएगा। तो रणमल और रतिपाल को जब रणथंभौर के किले का शासक बनाने का लालच दिया गया तो ये दोनों खिलजी की सेना के साथ मिल गए और इन्होंने हमीर चौहान के साथ विश्वासघात किया। मिलने के बाद में इन दोनों ने खिलजी की सेना को किले के अंदर रणथंभौर किले में प्रवेश के गुप्त मार्ग बता दिए। रणमल और रतिपाल ने हमीर चौहान के साथ विश्वासघात किया और ये दोनों खिलजी की सेना से मिल गए। मिलने के बाद इन दोनों ने रणथंभौर किले में प्रवेश करने के जो गुप्त मार्ग थे वो गुप्त मार्ग खिलजी की सेना को बता दिए। गुप्त मार्गों का पता लगते ही खिलजी के कुछ सैनिक रात के समय में गुप्त मार्गों से किले के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके जो खाने पीने का सामान था, खाने पीने की सामग्री, उसमें अशुद्ध चीजें, अशुद्ध वस्तुएं डाल दी। गुप्त मार्गों से प्रवेश करके खिलजी के सैनिक अंदर गए और खाने पीने के जो सामान थे उनमें अशुद्ध चीजें डालकर खाने पीने की सामग्री को अशुद्ध कर दिया गया। तो इस प्रकार कुछ समय बाद में रणथंभौर के अंदर खाने पीने की सामग्री का अभाव हो गया। इस अभाव को देखते ही अंत में हमीर चौहान ने अपनी सेना को किले के बाहर निकलने का आदेश दिया। किले के दरवाजे खोल दिए गए और अंत में हमीर चौहान की सेना केसरिया वस्त्र धारण करके बाहर निकली और प्रत्यक्ष रूप से खिलजी और हमीर चौहान की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ। खिलजी की सेना बड़ी सेना और विशाल थी
दूसरी तरफ हमीर चौहान की सेना थोड़ी छोटी थी, जिस वजह से शुरुआत में तो चौहान सैनिकों ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंत में विजय खिलजी की सेना को ही मिली। तो इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हमीर चौहान की सेना पराजित हो गई और रणथंभोर के किले पर खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लेकर हमीर चौहान को हराया और अंत में 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभोर के किले पर खिलजी का अधिकार हो गया। हमीर चौहान इस युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उधर हमीर चौहान की रानी रंगदेवी थी। रंगदेवी ने राजपूत स्त्रियों के साथ रणथंभोर किले के अंदर जौहर किया। ये जौहर रणथंभोर किले का प्रथम साका माना जाता है। 1301 ईस्वी में रंगदेवी के नेतृत्व में रणथंभोर किले में जो जौहर हुआ वो रणथंभोर किले का प्रथम साका माना जाता है। प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ रणथंभोर में, जिसका नेतृत्व हमीर चौहान की पत्नी रंगदेवी द्वारा किया गया। हमीर चौहान की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में रणथंभोर किले में जौहर हुआ, जो 1301 ईस्वी में रणथंभोर का प्रथम शाखा कहलाता है। दूसरी तरफ उसकी जो पुत्री थी देवलदे, पुत्री देवलदे, पुत्री देवलदे पद्मना नाम का एक तालाब था, उस तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो ये पूरे राजस्थान का प्रथम जल जौहर था। पूरे राजस्थान में पहला जल जौहर रणथंभोर के किले में हुआ, जो हमीर चौहान की पुत्री देवलदे द्वारा हुआ। जल जौहर, जौहर दो प्रकार के होते हैं, अग्नि जौहर और जल जौहर। राजपूत स्त्रियां जब अपनी सेना हार जाती है तो राजपूत स्त्रियां दूसरे शासक के हाथों नहीं आने से बचने के लिए अग्नि सजाती है और उस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं जलकर मर जाती है। इसे अग्नि जौहर कहते हैं। और दूसरा जौहर होता है कि अग्नि की बजाय पानी में कूदकर डूबकर मरना, जल जौहर कहलाता है। तो पूरे राजस्थान में पहला जल जौहर रणथंभोर के किले में हुआ था, हमीर चौहान की पुत्री देवलदे द्वारा। और रणथंभोर के किले का प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ था, उनकी पत्नी रंगदेवी द्वारा। ये प्रथम साका रंगदेवी द्वारा जो हुआ ये अग्नि जौहर था और देवलदे द्वारा जो हुआ वो जल जौहर था। तो इस प्रकार 1301 ईस्वी में रणथंभोर में चौहान वंश की समाप्ति हुई और खिलजी का रणथंभोर पर अधिकार हो गया। खिलजी अपने एक सेनापति को रणथंभोर का किला देकर वापस दिल्ली लौट आया। जो दो विश्वासघाती थे रणमल और रतिपाल, युद्ध में खिलजी की सेना को जीत मिली। जीत मिलने के बाद में रणमल और रतिपाल किला मांगने के लिए खिलजी के पास गए। तो खिलजी ने ये जवाब देते हुए कि जो अपने मालिक का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, ये कहते हुए रणमल और रतिपाल को मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार स्वयं खिलजी ने ही इन विश्वासघातियों को उनके कार्य की सजा दी। युद्ध के दौरान ही जब अलाउद्दीन खिलजी की नजर उनके विद्रोही मीर मोहम्मद शाह और केहबरू पर पड़ी तो खिलजी तुरंत उनके पास पहुंचा और उनको बंदी बना लिया गया। स्वयं केहबरू तो इस लड़ाई में
हमीर चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। मीर मोहम्मद घायल हो गया था। घायल अवस्था में ही मीर मोहम्मद शाह को खिलजी ने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर मीर मोहम्मद शाह से पूछा कि यदि तुझको स्वस्थ करा दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो मीर मोहम्मद शाह है जो हमीर चौहान की तरफ से लड़ रहा था, उसने बड़ी वीरता के साथ जवाब दिया कि स्वस्थ होते ही मैं दो कार्य करूंगा। पहला कार्य तो ये करूंगा कि तुम्हारी हत्या कर दूंगा और दूसरा कार्य ये करूंगा कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान ने मुझे शरण दी थी, इसलिए मैं उसके किसी वंशज को रणथंभौर सौंप दूंगा। इतना सुनते ही खिलजी को क्रोध आया और उसने हाथी के नीचे कुचलवाकर मीर मोहम्मद शाह की भी हत्या करवा दी। अब हम अंतिम जानकारी देखते हैं। हमीर चौहान का मूल्यांकन। हमीर चौहान किस प्रकार का शासक था, उसमें क्या गुण थे, क्या कमियां थी, ये चीज हम इसके मूल्यांकन में देखेंगे। हमीर चौहान एक बड़ा ही वीर और प्रतापी शासक था। अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर ही हमीर चौहान ने एक छोटे से राज्य को बड़े राज्य में तब्दील किया, बड़ा राज्य बनाया। उसने अपने शासनकाल में रणथंभौर की सीमाएं दिल्ली तक पहुंचा दी और संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह वीर और पराक्रमी शासक था। इसके अलावा वह स्वयं विद्वान भी था। बहुत सारे ग्रंथ उसने लिखे, बहुत सारी रचनाएं उसने की। इसके अलावा वो विद्वानों का आश्रयदाता भी था। आश्रयदाता यानी विद्वानों को वो अपने दरबार में शरण भी देता था। तो हमीर चौहान विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में विजयादित्य और राघवदेव, विजयादित्य और राघवदेव जैसे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। हमीर चौहान विद्वानों का आश्रयदाता था। बहुत सारे विद्वान हमीर चौहान के दरबार में रहते थे। विजयादित्य और राघवदेव जैसे विद्वान हमीर चौहान के दरबार में रहते थे। वीरता और पराक्रम के अलावा हमीर चौहान पूरे भारतीय इतिहास में अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है। हट का मतलब होता है जिद। हमीर चौहान पूरे भारत के इतिहास में अपनी हट के लिए, अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध है। हमीर चौहान ऐसा शासक था जो एक बार किसी बात की हट पकड़ ले तो फिर चाहे उसके प्राण ही क्यों न जाए, उस हट को नहीं त्यागता था। इसी हट की बदौलत रणथंभौर पर खिलजी का आक्रमण हुआ। हमीर चौहान ने जब खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी तो उसको कहा गया था कि यदि खिलजी के विद्रोहियों को लौटा दिया जाए तो रणथंभौर पर आक्रमण नहीं होगा। तो यहाँ पर हमीर चौहान ने अपनी हट का परिचय दिया और यह कहते हुए कि उसे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को लौटाना स्वीकार नहीं है। इस बात को, इस संदेश को त्याग दिया, इस संधि वार्ता को त्याग दिया और अंत में रणथंभौर पर आक्रमण हुआ। तो अपनी हट और अपनी जिद के लिए पूरे इतिहास में हमीर चौहान प्रसिद्ध है। हट के लिए हमीर चौहान को हमेशा याद किया जाता है। हमीर चौहान में बहुत सारे गुण होने के बावजूद कुछ कमियां भी थी। हमीर चौहान साम्राज्य विस्तार के चलते अपने आसपास के राज्यों से शत्रुता मोल ले चुका था। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। हमीर चौहान के अंदर कूटनीति का अभाव था, उसके अंदर दूरदर्शिता की कमी थी। हमीर चौहान ने साम्राज्य बढ़ाया
लेकिन आसपास के राज्यों से उसने मित्रता नहीं करके शत्रुता मोल ले ली, जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि 1301 ईस्वी में जब खिलजी का आक्रमण हुआ तो किसी भी पड़ोसी राजपूत राज्य ने हमीर चौहान का इस लड़ाई में साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हमीर चौहान की सेना छोटी पड़ गई और अंत में हमीर चौहान की हार हुई। तो यदि हमीर चौहान में कूटनीति और दूरदर्शिता होती तो वो अपने पड़ोसी राजपूत राज्यों से मित्रता स्थापित करता और बाद में उसको फायदा मिलता, लेकिन हमीर चौहान में बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी ये एक कमी थी जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ।